हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था राज्य के बारे में, उसका वो थोड़ा ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन वो आज की क्लास उसी श्रृंखला में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने कल पढ़ा था राज्य। राज्य किसे कहेंगे? तो राज्य में जो 4 तत्व होते हैं सामान्य, तो वो गिने जाते हैं। वो अगर हो तो राज्य कहा जाता है। पहला तो जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा है वो उनकी सरकार होनी चाहिए, और चौथा है वो सरकार कैसी हो? संप्रभु। तो अपन ने राज्य की परिभाषा में 4 तत्व देखे थे। तो जनसंख्या, भूभाग और सरकार, और चौथा तत्व देखा था संप्रभुता, सोवेनिटी, संप्रभु होकर कार्य करे सरकार। तो ये देखे थे अपन ने कल राज्य की परिभाषा में। राज्य में ये 4 तत्व होंगे, उसे अपन राज्य कहेंगे। और उसके बाद में अपन ने देखा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य की परिभाषा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में कितने तत्व शामिल होते हैं? 7। तो उसके बारे में अपन देखते थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार पहला है वो दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार राज्य किसे कहेंगे? तो दुर्ग होना चाहिए। दूसरा राजा, तीसरा है वो राजकोष, चौथा सेना, पांचवा अमात्य या मंत्री कह सकते हैं, और छठा मित्र राज्य, और 7वां भूभाग। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ये जो 7 तत्व है वो शामिल होते हैं, उसे अपन राज्य कहेंगे। राज्य की परिभाषा में कौटिल्य के अनुसार ये 7 तत्व शामिल होते हैं। ये अपन ने कल पढ़ा था और आप लोगों को ये याद होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि राज्य और देश और नेशन, इसमें मुख्य क्या डिफरेंट होता है, क्या बेसिक अंतर होता है। तो जैसा कि अपन ने देखा, राज्य और देश तो एक ही होता है। पॉलिटिकल साइंस में है वो देश को राज्य कहते हैं, अपन है वो देश को राज्य कहते हैं, और अपन आम बोलचाल की भाषा में वो देश कहते हैं राज्य को। और उसके बाद में अपन ने नेशन देखा था। राष्ट्र किसे कहेंगे? तो राष्ट्र में वो एक लोगों का एक निश्चित समुदाय, जिसमें जिनकी है वो भाषा समान हो, जिनका इतिहास समान हो, जिनके रीति रिवाज सेम रहे हुए, रीति रिवाज सेम हो, और जिनकी संस्कृति समान हो। तो वो ग्रुप और पॉलिटिकल रूप से संगठित हो, तो उसे अपन है वो नेशन कहते हैं। लोगों का ऐसा समुदाय जिनका इतिहास समान रहा हुआ और उसमें निरंतरता हो। दूसरा, उनकी संस्कृति कल्चर उनकी सेम रही हुई हो। और तीसरा जो कि अपन ने देखा था रीति रिवाज, और चौथा है उनकी भाषा। ये जब समान हो और वो पॉलिटिकल रूप से थोड़े संगठित हो, तो इनको है वो अपन नेशन कहेंगे। उसके बाद में अपन ने देखा था इंडिया, कि इंडिया भी नेशन नहीं है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यानी कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। जब इंडिया के सारे लोग एकदम इमोशनल रूप से जुड़े रहेंगे और सबसे पहला विचार है वो अपने मस्तिष्क में देश हित के बारे में लाएंगे, तो तब है वो इंडिया राष्ट्र बनेगा। और उसके बाद में अपन ने वो इसके जस्ट उल्टा अरब नेशन के बारे में बात की। तो अरब एक नेशन है जिसमें बहुत सारे राज्य हैं, जैसे ओमान, कतर, यूएई, इसकी बात की थी सऊदी अरब। तो ये सारे राज्य हैं और अरब नेशन के अंतर्गत आते हैं, और ये मतलब पॉलिटिकल रूप से भी जुड़े हुए हैं। तो इसे अरब एक नेशन है जिसमें बहुत सारे राज्य हैं। और उसके बाद अपन ने बात की थी यूरोप की। तो यूरोप में है वो जो नेशन स्टेट की अवधारणा होती है, उससे राज्यों की स्थापना हुई है। नेशन स्टेट यानी कि लोगों का समुदाय, जिनकी भाषा कल्चर रीति रिवाज वो सब सेम था, तो उन्होंने अपना पृथक से एक देश भी बना लिया, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली। ये सारे वो नेशन स्टेट की जो अवधारणा होती है उससे वो अस्तित्व में आए हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कि कुछ ऐसे होते हैं जो राज्य भी होते हैं और नेशन भी होते हैं, जैसे कि जापान एक राष्ट्र भी है और एक राज्य भी है।
और जैसे इजराइल। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जिनके पास नेशन तो होता है लेकिन उनका पृथक से वो राज्य नहीं होता, जैसे तिब्बत। उनका है वो सब सेम है, भाषा, रीति रिवाज, कल्चर सब, लेकिन उनके पास है वो पृथक से अपना देश या राज्य नहीं है। तो इसकी अपन ने वो कल बात की थी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब आज अपन पढ़ते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या होते हैं? तो सबसे पहले वो राज्य की उत्पत्ति क्या हो, दैवीय सिद्धांत माना जाता है कि यह वो राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और वह ईश्वर के आदेशों को पृथ्वी पर लागू करता है। तो इस है वो धारणा से राज्य अस्तित्व में आया। राज्य किस प्रकार अस्तित्व में आया? सबसे पहले जो मानी जाती है राजत्व का दैवीय सिद्धांत। राजत्व का दैवीय सिद्धांत, यानी कि राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसको ईश्वर ने भेजा है और सब लोगों को राजा के आदेशों को पालन करना होता है और वो ईश्वर के आदेश होते हैं। तो इस प्रकार है वो राजत्व के दैवीय सिद्धांत से वो राज्य अस्तित्व में आया। उसके बाद दूसरी जो अवधारणा लोग मानते हैं कुछ थिंकर की, पितृसत्तात्मक। ये कैसे हुआ है? वो राज्य की स्थापना कैसे हुई? पितृसत्तात्मक, यानी कि सबसे पहले एक पुरुष, उनके मतलब अपन पिता मान सकते हैं, पिता और उनके जो संतानें हुई, फिर उनकी भी संतानें हुई और उनके भी संतानें हुई। उस तरीके से वो उस प्रकार वो उनकी वो संतानों में बढ़ोतरी हो गई और एक बृहद समाज का रूप ले लिया, जिसमें है वो 20-30 हज़ार, एक कबीला कह सकते हैं अपन, कबीला के रूप में वो रूप ले लिया, स्वरूप ले लिया, जिसमें वो 20-25-30 हज़ार लोग, उनका एक समुदाय। और उसमें जो प्रमुखता, जो वो वयोवृद्ध व्यक्ति था जो सबसे पहले, तो वो है वो राजा कहलाता था। इस प्रकार है वो दूसरी अवधारणा पितृसत्तात्मक मानते कुछ लोग, थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर, पितृसत्तात्मक, यानी कि पुरुष प्रधान समाज है और सबसे पहले पुरुष, उनकी फिर संतानें हुई और उनकी भी संतानें धीरे धीरे करके है वो एक बृहद समाज बन गया। उसे अपन जैसे कबीला कह सकते हैं, कबीला मतलब कोई छोटा मोटा नहीं, उसे वो उनकी जनसंख्या लगभग 20-30 हज़ार के आसपास। जैसे भरत कबीला ऋग्वेद में देखते हैं तो उस प्रकार है वो राज्य की अवधारणा। और उसमें जो राजा था वो प्रमुख होता था, जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता था सबसे पहला शीर्ष, उसे वो राजा कहते थे। तो पितृसत्तात्मक जो अवधारणा थी उस प्रकार है वो राज्य अस्तित्व में आया। समझ गए होंगे? ये आपके केवल सामान्य जानकारी के लिए, बाकी एग्जाम में ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। तीसरा है वो कुछ थिंकर मानते हैं कि मातृसत्तात्मक, यानी कि पिता से पहले माता, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अपनी माता के पास रहते हैं और माता ही पालन पोषण करती है। क्योंकि प्राचीन काल में है वो लोग एक जगह तो नहीं रहते थे ठहर कर, वो है वो जंगलों में घूमते रहते थे कंदमूल के लिए, उनका है वो स्थायी जगह कोई नहीं होती थी। तो जो छोटे बच्चे होते थे वो अपनी माता के पास ही रहते थे और वो धीरे धीरे बड़े हुए, फिर उनकी भी बच्चे हुए और उनका भी परिवार बढ़ता गया, एक बृहद समाज बन गया, कबीला। तो उनमें जो शीर्ष थे वो माता थी, तो उसमें वो राजा की भूमिका माता निभाती थी। तो मातृसत्तात्मक में ये होता है कि पिता से पहले माता, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते तो वो उनकी माता के पास रहते हैं। तो राज्य की अवधारणा है इस प्रकार हुई, मातृसत्तात्मक। और चौथा है कि शक्ति। ये मानते हैं कि कोई राज्यत्व का दैवी सिद्धांत और पितृ और मातृसत्तात्मक ये कुछ नहीं, शक्ति से राज्य की स्थापना हुई। जिसके बाजू में दम था उसने वो राज्य का निर्माण किया, राज्य बनाया, राज्य को अस्तित्व में लाया। जो लोग मान गए ठीक है, नहीं माने उन पर वो शक्ति का इस्तेमाल किया और उनको नियंत्रण में किया और फिर धीरे धीरे उनका है वो समुदाय बढ़ता गया और एक राज्य का रूप ले लिया। जो मार्क्सवादी ऐसा मानते हैं। और एक फेमस कथन है भी कि द पावर रेज द बैरल ऑफ गन,
यानी कि ताकत बंदूक की नोक से निकलती है। तो कि जो राज्य की स्थापना हुई है वो किस प्रकार शक्ति का इस्तेमाल करके हुई है। जिनको जो नहीं मानते थे उन पर वो शक्ति का प्रयोग किया गया और उनको कंट्रोल में किया गया और इस प्रकार राज्य की स्थापना की गई। लेकिन ये भी इतना कोई खास नहीं है, क्योंकि जब रूस में क्रांति हुई थी 1917 में लेनिन के नेतृत्व में, तो उनसे पहले भी रूस एक राज्य तो था। और चाइना भी 1949 में जो क्रांति हुई थी मार्क्सवादियों की, तो उनसे पहले वो चाइना राज्य था। तो ये शक्ति से राज्य अस्तित्व में आया, ये भी कोई इतना खास नहीं है। और 5वां देखते हैं अपन, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक जो कि ये महत्वपूर्ण है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार है वो राज्य की अवधारणा से पूर्व, पहले राज्य जब अस्तित्व में नहीं आया था उससे पहले है वो अराजकता की स्थिति थी। लोगों में एक डर सा रहता था, यानी कि मत्स्य न्याय कह सकते हैं, उससे पहले मत्स्य न्याय की स्थिति थी। यानी कि मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि जो छोटी मछली होती है वो बड़ी मछली से डर रखती है, बड़ी मछली उसको खा जाती है, और बड़ी मछली होती है उनसे भी जो बड़ी मछली होती है उनसे वो उनका डर रहता था। और मछलियों में तो प्रजातियाँ होती है, छोटी से बड़ी व्हेल तक होती है, तो है वो सभी में डर रहता था। इसी प्रकार समाज में भी ऐसा था, जो कम शक्तिशाली है उनको हमेशा डर रहता था उससे अधिक शक्तिशाली से, और उनसे भी कोई अधिक शक्तिशाली होता था उनको भी उनसे डर रहता था। तो इस प्रकार है वो समाज में एक डर, खौफ, भय सा माहौल रहता था। तो लोगों ने एक सामाजिक समझौता किया, और ये सामाजिक समझौता कोई भौतिक रूप से या कोई मिल बैठ कर ऐसा नहीं हुआ, ये केवल विचारों के साथ समझौता हुआ था कि अपनी है वो कुछ अधिकार एक प्रमुख को दें। समस्त लोगों ने ऐसा माना कि अपने है वो कुछ अधिकार एक प्रमुख को दें और उससे है वो सबसे शक्तिशाली बनाया जाए। फिर उससे वो शक्तिशाली कोई नहीं होगा और उससे वो उसको किसी से डर नहीं रहेगा। और बदले में वो जो जनता है, जो लोग हैं समस्त, उनको है वो रक्षा की गारंटी देगा और उनके पास जो भी छोटा मोटा धन माल है उनकी भी रक्षा की गारंटी देगा। तो क्या लोगों ने, समस्त लोगों ने कुछ अधिकार अपने राजा को सौंपे, यानी कि प्रमुख को सौंपे और उन्हें शक्तिशाली बनाया, राजा बनाया। और फिर बदले में है वो राजा ने अपनी जो जनता थी उनकी सुरक्षा की गारंटी दी। तो राजत्व का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत इस प्रकार आया। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये समझौता किसने दिया था? लॉक, हॉब्स एंड रूसो। लॉक, हॉब्स एंड रूसो। सामाजिक समझौते का सिद्धांत इन विचारकों ने दिया, लॉक, हॉब्स एंड रूसो। इसके अनुसार कि समाज के लोगों ने एक समझौता किया और अपने कुछ अधिकार एक प्रमुख को सौंपे, उन्हें ताकतवर बनाया, शक्तिशाली बनाया, और बदले में वो जो राजा बनाए उनको वो है वो लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी। तो इस प्रकार है वो राज्य अस्तित्व में आया। और आज भी हम ऐसा ही होता है, हम अपने मतदान करते हैं, उसके माध्यम से कुछ अधिकार है वो अपने वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी इनको सौंपते हैं और बदले में वो राज्य की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये था राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब अपन देखते हैं आगे, जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले जो लोकतंत्र था उससे पहले तो राजतंत्र था। तो तीनों शक्तियाँ हैं वो राजा में होती थी। किसके पास? राजा में निहित होती थी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों शक्तियों का केंद्रीकरण होता था जो राजा के पास थी। और राजा ही सर्वेसर्वा होता था, वही कानून बनाता था, वही लागू करवाते थे और वही न्याय करते थे। तो शक्तियों का केंद्रीकरण होता था और राजा कहता था मेरा वचन ही मेरा शासन है, यानी कि जो कह दिया वही कानून है, और लोगों को मानना होता था। राजतंत्र में है वो शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी कि तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति राजा के पास होती है। विधायिका, कार्यपालिका
और न्यायपालिका। शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और तीनों शक्तियां राजा के पास होती। तो प्राय कभी कभार है वो राजा है वो निरंकुश हो जाता था और अपनी स्वेच्छा से कार्य करने लग जाता, और कई बार खुद के हितों इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत हितों के रूप में वो कई बार जनता को भी उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है, या फिर है वो कहीं युद्ध हो गया राजा की दुश्मनी की वजह से, तो फिर वो जनता को भी उस युद्ध में वो झोंक देता था। हालांकि पूरी तरह से तो राजा भी स्वेच्छाचारी या फिर निरंकुश नहीं हो पाता था, उन पर ये भी वो नैतिक दबाव रहता था कि वो जनता क्या सोचेगी, जो जनता है। और कई बार राजमाता भी है वो उनको है वो ऐसे व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए वो कार्य नहीं करने देती थी। और जैसा कि चंद्रगुप्त को है वो कौटिल्य जैसा है वो प्रधानमंत्री या मंत्री मिल जाता था, तो वो भी है वो ऐसे निरंकुशतावादी या स्वेच्छाचारी कार्य नहीं करने देते थे। तो राजतंत्र में, लेकिन इतिहास में ऐसे भी बहुत राजा हुए हैं जो बहुत ही निरंकुश थे और अपनी स्वेच्छा से कार्य करते थे। तो राजतंत्र में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी तीनों शक्तियाँ वो राजा के पास होती है। तो सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू, कौन? फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने है वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया कि जो पावर ऑफ है उनका डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति पास तीनों शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। तो अपन ने देखा कि राजतंत्र में तो तीनों शक्तियाँ राजा के पास होती है। अब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में अपन देखें तो वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है और तीनों शक्तियां वो पृथक्करण होती है। लेकिन कुछ देशों में वो अपन आगे देखेंगे कि वो पूरी तरह से पृथक्करण नहीं होती। लोकतंत्र तो होता है लेकिन शक्तियां वो पृथक्करण नहीं होती है। तो लोकतंत्र है वो शक्ति पृथक्करण पर ही आधारित है। और ये विचार किसने वो दिया था? फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू। इधर लिख देता हूँ। मोंटेस्क्यू, फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू था। इन्होंने वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। और आज लोकतंत्र है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो सबसे पहले विधायिका का क्या कार्यकाल है, क्या कार्य होता है? विधायिका है वो, पहले तो कहते हैं किसे विधायिका, जो केंद्र में संसद होती है उसे अपन विधायिका कहते हैं। किसको? संसद को। और संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति 3 होते हैं। तो संसद है वो विधायिका कहलाती है। इसी प्रकार राज्यों में, अपने वो देश की बात करें भारत की, तो राज्यों में है वो जो विधायिका होती है उसे विधानसभा कहते हैं। राज्य की विधानसभा को राज्य की विधायिका कहते हैं। और कुछ राज्यों में वो विधान परिषद भी होती है, तो इसलिए वो विधानमंडल कह सकते हैं। तो संसद केंद्र में और विधानमंडल राज्यों में ये है वो विधायिका कहलाते हैं। इसी प्रकार कार्यपालिका, तो देखो विधायिका है वो हमारे देश की बात करें तो दोहरी विधायिका है। कैसी? दोहरी, यानी कि केंद्र की विधायिका, भारत सरकार की विधायिका अलग है, राज्य सरकार की विधायिका अलग है। राज्यों में विधानसभा होगी, केंद्र में संसद, तो दोहरी विधायिका है। दोहरी विधायिका। और कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो कार्यपालिका, और पहले इनका देख लेते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो विधायिका का कार्य होता है कानून को बनाना, लॉ मेकिंग, यानी कि विधि बनाना, कानून बनाना। कानून बनाना, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि कानून कौन बनाता है? तो विधायिका बनाती है। ठीक है। राज्य के कानून, राज्य की विधानसभा या विधानमंडल जो राज्य सूची के विषय उन पर है वो राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। और जो संघ सूची के विषय उन पर है वो संसद कानून बनाती है, यानी कि केंद्र की विधायिका कानून बनाती है। और जो समवर्ती सूची यानी कि जिस पर है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। राज्य की विधानसभा और केंद्र की संसद दोनों कानून बना सकती है समवर्ती सूची के विषयों पर।
और दूसरा है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका भी दोहरी है, कार्यपालिका भी दोहरी है, क्योंकि राज्यों की कार्यपालिका अलग है, मुख्यमंत्री होता है और उनकी मंत्रिपरिषद, और केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और उनकी मंत्रिपरिषद। तो राज्यों की भी कार्यपालिका अलग है और केंद्र की कार्यपालिका भी अलग है, और दोनों संविधान से शक्तियाँ लेते हैं और अपना कार्य करते हैं। और कार्यपालिका यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्र की मंत्रिपरिषद और राज्य की मंत्रिपरिषद। इसमें कौन होता है? केंद्र की मंत्रिपरिषद और राज्य की मंत्रिपरिषद। और राज्य की। और कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? जो विधायी के द्वारा कानून बनाए गए हैं उनको लागू कौन करता है? कार्यपालिका। कानूनों को लागू करना, एग्जीक्यूट करवाना। कानूनों को लागू करवाना। तो ये देखा कार्यपालिका के बारे में कि कार्यपालिका भी दो रही होती है, केंद्र की कार्यपालिका अलग, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वो केंद्र की कार्यपालिका कहलाती है, और मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद वो मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री होते हैं वो राज्य की कार्यपालिका कहलाती है। और कार्यपालिका का जो कार्य होता है, जो विधायक के द्वारा बनाए गए कानून उसको है वो एग्जीक्यूट करती है, लागू करवाती है। और कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका में तो वो आते हैं जो सिविल सर्वेंट होते हैं, IAS, RAS, और पुलिस भी कार्यपालिका ही भाग है। तो वो स्थायी होते हैं, एक बार लगने के बाद है वो उनका है वो आते रहते हैं और फिर वो रिटायर्ड होते रहते हैं और फिर नए आते रहते हैं। तो ये एक स्थायी कार्यपालिका है। और दूसरी एक अस्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी और अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका में तो वो आते हैं अपनी, अभी जैसे मैंने बताया कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं IAS, RAS, ये स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका, इसमें वो मंत्री आते हैं। रियल पावर अस्थायी कार्यपालिका के पास होते हैं, जो लोगों के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। MP, सांसद, विधायक, और जो मंत्री होते हैं, सांसद और विधायक तो इसमें होता है, जो मंत्री होते हैं वो है वो कार्यपालिका के होते हैं, मतलब कार्यपालिका का भाग होते हैं। और गवर्नमेंट है वो 5 साल के लिए गठित होती है, फिर है वो नई बनती है, वापस 5 साल के बाद भंग हो जाती है। और उनमें वो कुछ तो स्वयं वापस जीत के मंत्री बन जाते हैं और कुछ होते हैं जो नए भी आते हैं। तो और कई बार है वो गवर्नमेंट सरकार जो 5 साल अपने कार्यकाल पूर्ण करने से पहले भी विघटित हो जाती है, जैसे कि गठबंधन सरकारों में आमतौर पर ऐसा होता है। तो जो इसलिए वो इसको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और रियल पावर, वास्तविक शक्तियाँ अस्थायी कार्यपालिका के पास होती है, और स्थायी कार्यपालिका के बारे में तो बता दिया। और अब न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य होता है जो विधायक के द्वारा कानून बनाए गए हैं और कार्यपालिका ने जो लागू किए हैं वो संविधान के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, उसको समीक्षा करना, और जो लागू करवाते हैं क्या उनकी जो पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो न्यायपालिका का कार्य होता है। न्याय करना, लोगों में न्याय करना, ऐसा कह सकते हैं अपन सामान्य भाषा में। और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इसके बारे में आपको समझ में आया कि विधायिका है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करवाती है, और न्यायपालिका उनकी समीक्षा करती है क्या वो कानून संविधान की दृष्टि से सही है या नहीं है, और फिर उसको वो पुनरावलोकन भी करती है। तो ये हो गया न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में। अब अपन देखते हैं आगे की बात। हाँ, और देखो एक बता दो कि जो विधायिका है और कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों एक दूसरे मतलब संतुलित रहते हैं। जब विधायिका अधिक कठोर कानून नहीं बनाती, क्योंकि जब विधायिका अधिक कठोर कानून बनाती है तो कार्यपालिका उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी, क्योंकि कानून को लागू कार्यपालिका करती है, और न्यायपालिका
भी शक्तिशाली है। तो ये तीनों है वो एक बैलेंस अवस्था में रहते हैं या फिर संतुलित अवस्था में कह सकते हैं अपन। तो लोकतंत्र में है वो शक्तियों का पृथक्करण होता है। लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। अब अपन देखें कि भारत में क्या वो शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण है या नहीं है। तो भारत में वो शक्तियों का स्पष्ट है वो पृथक्करण नहीं है, यानी कि कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग और न्यायपालिका अलग, और तीनों अलग ये नहीं है। अपन भारत की बात करें तो भारत में है वो, ये मान लो संसद है, विधायिका जिसको कहते हैं केंद्र की विधायिका है, और ये कार्यपालिका है। क्योंकि कार्यपालिका में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वो होते हैं, और वो है वो संसद के भी हिस्से होते हैं, यानी कि विधायिका होते हैं। जो मंत्री बनते हैं उनको पहले एमपी बनना पड़ता है, फिर वो मंत्री बन सकते हैं, और अगर मंत्री बन गए हैं तो फिर उनको अधिकतम 6 माह की वो मोहलत दी जाती है कि आपको है वो 6 माह के अंतर्गत जो संसद है उनकी सदस्यता लेनी होगी, यानी कि एमपी सांसद बनना पड़ेगा। 6 माह से अधिक नहीं रह सकते मंत्री। तो भारत में है वो विधायिका का ही हिस्सा है कार्यपालिका, विधायिका का भी विधायिका विधायिका ही कार्यपालिका विधायिका के अंदर है। तो इसलिए वो स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं। स्पष्ट शक्ति पृथक्करण किसे कहेंगे, विधायिका अलग, कार्यपालिका पूरी अलग और न्यायपालिका अलग। लेकिन अपने इंडिया की बात करें तो न्यायपालिका है वो अलग है, वो एक तुम अलग, वो उनका है वो इनसे कोई लेना देना नहीं। न्यायपालिका न्यायपालिका अलग है, और है वो जब मैंने पहले बताया कि विधायिका दोहरी है, केंद्र की अलग, राज्य की अलग, कार्यपालिका भी दोहरी है अपने भारत में। लेकिन न्यायपालिका है वो एकल न्यायपालिका है, यानी कि जो हाई कोर्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं, उसके अधीन होते हैं, वो पृथक अलग नहीं होते। और जो भी वो फैसले सुनाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन जो दिए जाते हैं उसको है वो ध्यान में रखकर उसी को आधार मानकर अपने फैसले को सुनाते हैं। तो है वो एकल न्यायपालिका है अपने। तो अपने भारत की बात करें तो भारत में वो कैसी व्यवस्था हुई, जहाँ पर स्पष्ट शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता, उसे वो संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में कैसी व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था, ब्रिटेन की तरह, और हमने ये ली भी ब्रिटेन से है। संसदीय शासन व्यवस्था, तो जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होती है। जो संसदीय शासन व्यवस्था, इसके बारे में अपने आगे विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अब इतना ध्यान रखो कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें वो स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता है। क्योंकि अपन देश की बात की, भारत की, तो जो विधायिका है उसी का एक अंग है कार्यपालिका, तो इसलिए वो शक्ति स्पष्ट रूप से शक्ति पृथक्करण नहीं है। हाँ, न्यायपालिका पृथक है, लेकिन कार्यपालिका वो एक विधायिका का अंग है। और ब्रिटेन की बात करें अगर, तो ब्रिटेन में भी शासन जो कि संसदीय शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हमने वो ये प्रोविजन ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन में तो और भी शक्ति पृथक्करण नहीं होती है। भारत में न्यायपालिका तो अलग होती है, ब्रिटेन में तो न्यायपालिका भी विधायिका का अंग होती है, कार्यपालिका भी विधायिका का ही अंग होती है। तो यदि ब्रिटेन का अपन है वो डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये विधायिका है, यानी संसद कह सकते हैं, और इसमें वो 2 सदन होते हैं। एक तो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन, और दूसरा जो सदन होता है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स।
इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि जो बड़े जमींदार होते थे, बड़े व्यक्ति थे, वो इसमें आते थे। और जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसमें वो सामान्य व्यक्ति आते थे। नाम तो इसका बड़ा है, जैसे कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, लेकिन इनका कार्य वास्तविक जो शक्तियाँ होती है वो इनके पास अधिक होती है। इनमें से तो जो भी जो जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से वो 10-12 सदस्यों को ये कार्य दिया जाता है वो सक्रिय रूप से कि आप है वो न्याय करना। तो जो न्यायपालिका वो ये मानी जाती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों को। और हाउस ऑफ कॉमन्स का भी एक हिस्सा है कार्यपालिका। तो ब्रिटेन में तो एक संसद के एक पार्ट का भी पार्ट है कार्यपालिका, और दोनों संसद में जैसे न्यायपालिका भी ये संसद का हिस्सा है, विधायिका इसके अंतर्गत है, और कार्यपालिका तो है ही। तो ब्रिटेन में है वो, ब्रिटेन में भी स्पष्ट शक्ति का पृथक्करण नहीं है, और ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, इसलिए है वो ब्रिटेन में है वो संसदीय सर्वोच्चता है। जैसा कि अपने भारत में तो संविधान की सर्वोच्चता है, जबकि ब्रिटेन में है वो संसदीय सर्वोच्चता है। संसदीय सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्च है वो संस्था, वो संसद ही है, संसद ही कानून बनाती है, संसद के द्वारा ही लागू किया जाता है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो होते हैं सदस्य वो कार्यपालिका वो लागू करवाते हैं, और ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ये न्याय करते हैं, मतलब न्यायपालिका कार्य देखते हैं। और ब्रिटेन में जैसा कि भारत में दोहरी कार्यपालिका, दोहरी विधायिका और एकल न्यायपालिका है, तो ब्रिटेन में ये सभी एकल है, एकल विधायिका, कोई केंद्र और राज्य के अलग अलग नहीं है, एकल विधायिका और एकल न्यायपालिका और एकल जो कार्यपालिका वो भी एकल है, इधर लिख देता हूँ, एकल कार्यपालिका। और ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, इसलिए है वो जो सर्वोच्चता है वो संसदीय सर्वसर्वा है, वही कानून बनाती है, और फिर वही है वो दूसरा कानून बनाती है। तो फिर उसको अगर वो चाहे तो उसको वो नल एंड अवॉइड या रिजेक्ट घोषित कर दूसरा नया कानून भी वही बनाती है। तो जैसे कि ब्रिटेन में की बात की तो वहाँ संसदीय सर्वोच्चता है, और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही विधायिका का ही अंग है। और वहाँ पर जैसा कि भारत में दोहरी कार्यपालिका, दोहरी विधायिका और एकल न्यायपालिका है, जबकि ब्रिटेन में एकल विधायिका, एकल ही न्यायपालिका और एकल ही कार्यपालिका, तीनों एकल एकल है। अब अपन बात करते हैं, तो अपन ने देखा कि भारत में वो स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था, और वहाँ तो और भी जो शक्तियों का केंद्रीकरण है या स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। अब अपन देखते हैं अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका में वो स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों ही अलग है। जैसे कि अमेरिका का डायग्राम बनाए तो ऐसा बनेगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो अमेरिका में वो शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण है, और अमेरिका में वो जैसे कि भारत में तो कार्यपालिका यानी कि जो मंत्री बनते हैं उसको है वो विधायिका का हिस्सा होना पड़ता है, लेकिन अमेरिका में यदि मंत्री बनना है तो पहले विधायिका से उनको है वो त्याग पत्र देना होगा और फिर वो मंत्री बन सकता है। तो अमेरिका में वो शक्तियों का पृथक्करण है, यानी कि तीनों प्रकार की शक्तियाँ वो अलग है। न्यायपालिका पूरी तरह से अलग है, कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है। ये भी निर्वाचित होकर आते हैं और ये भी निर्वाचित होकर आते हैं। तो ब्रिटेन में बात की तो केंद्र अधिक शक्तिशाली है, जबकि अमेरिका में है वो राज्य अधिक शक्तिशाली है। तो अपन ने देखा कि जो अमेरिका में वो न्याय तीनों प्रकार की शक्तियों का पृथक्करण होता है, और दोहरी कार्यपालिका होती है, विधायिका भी दोहरी होती है, दोहरी विधायिका और दोहरी कार्यपालिका भी दोहरी होते हैं, दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका।
यानी कि राज्यों की कार्यपालिका अलग और जो अमेरिका की वो कार्यपालिका अलग होती है, दोहरी कार्यपालिका। केंद्र की भी अलग होती है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका भी दोहरी होती है, दोहरी न्यायपालिका। तो अमेरिका में आपने देखा कि स्पष्ट शक्तियाँ पृथक्करण है, मतलब शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण है। और दोहरी कार्यपालिका, दोहरी न्यायपालिका और दोहरी विधायिका, तीनों प्रकार के वो दोहरी तो राज्यों की अलग होती है और जो केंद्र होता है यानी कि उनकी भी अलग होती है। और नागरिकता भी अमेरिका में दोहरी होती है। अपने इंडिया में तो एकल नागरिकता है, वो अपन देखेंगे बाद में। तो इस प्रकार वो अमेरिका की बात की अपने, और ब्रिटेन की बात की और भारत की बात की।